Good morning, everyone. This is the chapter 4 and the second part of the chapter also. In the previous video, we discussed about how the foundation of the Mughal Empire was led. Okay, the foundation was led by Babur, and then he was succeeded by Humayun. बाबर के बाद हुमायूं ने रूल किया. When Sher Shah defeated Humayun in the Battle of Kannauj, he was in exile to Iran, Sindh, Afghanistan. इस तरह की जगहों पे वो कुछ दिनों के लिए चले गए थे, and that period was around 14 to 15 years. After that time, 15 years के बाद, Humayun was able to defeat Sher Shah and he recaptured Delhi and Agra. Okay, in 1540 he was defeated in the Battle of Kannauj, and then in 1555, just 15 years after, he defeated Sher Shah and captured दिल्ली एंड आगरा. और इस तरह से वो फिर से मुगल एम्पायर को रीएस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो सके थे आफ्टर द इंटरवल ऑफ 15 years. बट ही डिड नॉट लिव एनफ, बहुत ज़्यादा उसके बाद वो नहीं रह पाए, एंड वॉज नॉट एबल टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरीज because he died. And when Humayun died, his son Akbar, he was just 13 years of age. Akbar was just 13 years of age at that time, so he was crowned the emperor. Akbar was crowned the emperor at the age of 13 years, and as he was a minor, क्योंकि वो बहुत कम उम्र के थे, he was not able to take the decisions and look after the administration of his empire. So Bairam Khan, who was a very trusted officer of Humayun, जिसपे हुमायूं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, he was the regent of Akbar. उन्हें as a regent अपॉइंट किया गया था. ही यूज टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, व्हाट द डिसीजंस वर टेकन, व्हाट द डिसीजन हैज टू बी टेकन इन द फेवर ऑफ एम्पायर एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. ये सब कुछ देखना बैरम खान का काम था. ओके, एंड उन्हीं के अंडर में, बैरम खान के अंडर में, कुछ सूरीज और अफगान्स के अगेंस्ट भी कैंपेन्स हुए, एंड दैट वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हेमू के अगेंस्ट बैरम खान ने मुगल आर्मी को लीड किया था. एंड द मुगल आर्मी emerged victorious, and then they recaptured आगरा. ओके, बैरम खान के ही अंडर में जिस मिलिट्री ने, जिस आर्मी ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाइट किया, वो उसके बाद एबल हो गए थे. दे वर विक्टोरियस एंड recaptured आगरा. एंड आफ्टर दैट कुछ समय बीतने के बाद, what Akbar did, he took over the control of the empire, और he started taking all the decisions. And Akbar was not a very dominating or very extremist kind of ruler. वो बहुत just थे. He was a person who used to think about everything. वो सारे एस्पेक्ट्स को देख करके, उसके बारे में सोच के, किसके साथ कैसे डील करना है, वो सब कुछ समझ के ही वो किसी भी तरह के डिसीजंस लेते थे. ही वॉज नॉट लाइक दैट कि बस सबके अगेंस्ट बैटल करना है और एनेक्स करते जाना है. नो, ही वॉज नॉट लाइक दैट. ही वॉज a very just ruler. Okay, and he knew very well कि किसके साथ कैसे डील करना है ताकि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सके, बिकॉज दैट वॉज द ओनली थिंग विच वॉज इन देयर माइंड, कि उन्हें अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करते रहना है. दैट वॉज द बेसिक थिंग इन द माइंड. सो फॉर दैट दे यूज डिफरेंट वेज. उसके लिए, एक्सपेंशन के लिए, उन लोगों ने बहुत सारे तरीके सोचे अकबर ने, एंड वन ऑफ देम वाज, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट. जो या तो बिल्कुल वीक थे, जिनके बारे में पता था, या तो उन्होंने खुद से मुगल एम्पायर के अंडर में रहना, काम करना स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, वॉट एवर द रूलर्स वर देयर, लेकिन डिसीजंस जो थे वो सारे कंट्रोल मुगल एम्पायर के पास थे. इधर दे वर देयर, और द regions or the states like Ahmednagar, Bijapur, Golconda, they were not ready to accept them. वो नहीं तैयार थे. They were not ready to accept the suzerainty of the Mughal Empire. For that, what Akbar did, he annexed them by war. He waged war against them,
and annex them in his empire. The second thing was the matrimonial alliances. कुछ थे ऐसे राजा जो who were ready to do the अग्रीमेंट्स, वो तैयार थे उनके साथ मिल करके और रूल करने के, क्योंकि उन्हें पता था कि दे कांट स्टैंड अगेंस्ट द मुगल आर्मी और द एम्परर देयर. सो व्हाट दे डिड, दे हैड द मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद देम. नाउ द next one is Rajput policy. Rajputs were known for their bravery, their honesty, their loyalty and their courage for their motherland. तो ये पता था अकबर को कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी हिम्मत के लिए, अपने करेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं. एंड ही न्यू वेरी वेल कि वो हमेशा उनके साथ बैटल और वॉर में एंगेज रह करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकता है और ये सही तरीका नहीं है. सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू बी फ्रेंडली विद देम. He had the policy of friendship with them and he tried his best to give them the high positions in the administration and give them respect and honor. उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जितने भी राजपूत किंग हैं, those who were there, जिनके साथ उन्हें काम करना था, जिनकी मदद के बिना वो अपना एम्पायर नहीं चला सकते हैं, एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, उन्हें अकबर ने बहुत इज्जत दी, रिस्पेक्ट दिया, उनका ऑनर किया, उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही हाई पोजीशंस दिए. ओके, फॉर एंड ड्यू टू दैट ओनली द किंग्स वर आल्सो हैप्पी. उससे वो जो किंग थे वो भी खुश थे और अकबर का भी अपना पर्पस सॉल्व हो रहा था. सो ही हैड वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद देम. ही गिव देम power, he gave them freedom to rule over their states and respected them and honored them. Okay, now उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे who were always very suspicious about the acts of एम्परर और अकबर. वो नहीं तैयार हुए मुगल एम्परर के साथ मिलने के लिए, किसी भी तरह के अलायंस के लिए, किसी भी तरह का पोस्ट होल्ड करने के लिए. दे जस्ट वांटेड देम टू बी इंडिपेंडेंट वन और उन्हें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस मुगल एम्पायर का नहीं पसंद था. वन ऑफ देम वाज द रूलर ऑफ मेवाड़, Rana Uday Singh. Okay, ruler of Mewar, Rana Uday Singh was not ready to accept what the Mughals wanted, and for that only Rana Uday Singh was defeated by them, was defeated by Akbar in 1567, or the capital of Chittor was captured by Akbar. Okay, in spite of the brave resistance by Rana Uday Singh. Rana Uday Singh ने बहुत कोशिश की, बहुत ब्रेवली रेजिस्ट किया, लेकिन उसके बाद भी वो मुगल आर्मी के सामने नहीं स्टैंड कर पाए और चित्तौड़ एनेक्स हो गया और कैप्चर हो गया था मुगल आर्मी के द्वारा, एंड अकबर कैप्चर्ड दैट. बट most of them were with Akbar, and the expansion of the empire was in the northwest, to the north, and all the different areas. It was from Hindu Kush in the northwest to the Brahmaputra in the east, from the Himalayas in the north to Godavari in the south. So it's about all the whole part of India almost. It was covered by the Mughal emperor. Okay, now Akbar was also known for his art, learning and literature. He was very much interested in all these things. He was a great patron of art, learning and literature. Uske court में, in his court, it was adorned by 9 gems. 9 रत्न कहे जाते थे. Okay, उनके कोर्ट में 9 जो थे वो अपने फील्ड के मास्टर्स थे. They were the masters in their field and they were known as the 9 gems. One of them was Birbal, Todamand, Man Singh, Tansen. आप लोगों ने इन सब का नाम सुना होगा. और मुल्ला दो प्याजा, उनमें से एक बहुत बड़े पोएट थे फैजी, है ना. फैजी वॉज द पोएट. वो एक ऐसे पोएट थे who translated the Ramayana and Mahabharata into Persian. He was a very learned one. So बहुत बड़े बड़े विद्वान और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग उनके दरबार में भरे हुए थे. बिकॉज सबसे पहले तो अकबर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. उन्हें उनकी पसंद की भी चीज़ें थी, उन्हें इंटरेस्ट भी था, एंड ही रिस्पेक्टेड देम. उन्होंने बहुत इज्जत की, बहुत ऑनर दिया इन सबको. ओके, नाउ
The policy of Sulaykul, it is very important to know that Akbar was very tolerant in his religious policies. Okay, he used to invite scholars from all the religious beliefs, जितने भी धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक विश्वास रखने वाले हर धर्म के लोगों को वो इनवाइट करता था, उनके साथ डिस्कशंस होते थे, उनके साथ उनकी मीटिंग होती थी. इट वाज इन द इबादत खाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ वर्शिप. उन्होंने सबके साथ, हर धर्म से मतलब रखने वाले लोगों के साथ डिस्कशंस किया, हर एक चीज को जानना चाहा. सो दैट द पॉलिसी ऑफ सुलैकुल, दैट इज ऑल्सो नोन, सुलैकुल मीन्स द यूनिवर्सल पीस, पूरी दुनिया के लिए शांति, सभी के लिए एक जैसा धर्म, सभी के लिए एक जैसी भावना. इस पॉलिसी पे अकबर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे. सो ही had the discussions and the meetings with all the scholars and the people from different beliefs. In 1582, है ना, 1582 में he promulgated a new religious order that is also called the तौहीद इलाही और द डिवाइन फेथ. मतलब सिर्फ जो एक वो डिवाइन फोर्स है उस पे भरोसा रखना, और जिसे हम दीने इलाही के नाम से भी जानते हैं. उसमें अकबर ने क्या किया कि जितने भी धर्म थे उस वक्त, जितने भी धर्म थे, जितनी भी भावनाएं थी, धार्मिक भावनाएं थी, उन सबसे अच्छी अच्छी चीजें उसने लेने की कोशिश की और उन्हें मिला करके एक अलग ही रास्ता अपनाया. दैट वाज दीने इलाही, जिसमें हर धर्म से जुड़ी हुई अच्छी बातें लिखी हुई थी. ओके, और ये कोई मैंडेटरी नहीं था कि जितने भी लोग हैं वो सब इसको फॉलो करें. उनके शासनकाल में सभी लोग फ्री थे अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने अपने बिलीफ के साथ अपनी लाइफ को जीने के लिए. ओके, so this was all about Akbar and his tolerant and secular outlook. He was very much secular in all that. So Akbar was known for a very kind and just policies. उन्होंने religious ये पे pilgrimage tax भी abolish किया, and then जाजिया कर जो लगता था उस वक्त वो भी अबॉलिश किया. एंड देन द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जितने भी प्रिजनर्स थे उन्हें कई बार फोर्सफुली इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था. सो अकबर अबॉलिश्ड ऑल दीज प्रैक्टिसेस ऑल्सो. सो वी कैन से दैट अकबर, although the main motive of any emperor is to expand his empire, वो अपने empire के expansion के लिए ही सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, पर उस बात के साथ और भी बाकी जितनी भी चीज़ें थी उन पे अकबर ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, हर किसी को लेके चलने की कोशिश की और सभी के साथ बैलेंस करने की कोशिश की थी. ओके, so that's all with Akbar in this video. We will know about all the other rulers. The next is Jahangir. So in the next coming video, we will talk about Jahangir and know something more about his rule and his reign there. Okay, thank you.